आप देख रहे हैं मुद्दा में बात कर रहे हैं क्या मजहब साथ साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं देता है क्या। और यह विवाद शुरू किया है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने, लेकिन राजनीति भी हावी हो रही है। सलमान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अर्जुन सिंह देश के मानव संसाधन विकास मंत्री, वो कहते हैं जो कह रहा है यूपी मदरसा बोर्ड वो सरासर गलत है, ना इत्तफाकी वो अपनी दर्शा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के सहयोगी मोहम्मद अली अशरफ फातमी वो कहते हैं कि नहीं, देखिए जो वो करें उनका हक है। एक सुर में सरकार भी नहीं बोलती दिखती। एक सुर की बात नहीं है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो हमारा कानून और आईन है उसमें एजुकेशन और प्राइमरी लेवल एजुकेशन का हक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए अगर उन्होंने वहां कुछ किया है तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसके लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं सीधे सीधे ले सकती। अर्जुन सिंह जी ने जो उनका अपना ओपिनियन है, जो उनकी अपनी राय है वो दी है, तो इन दोनों में कोई विवाद इन दोनों बातों में नहीं है। आप ये मत कहिए कि दोनों की अलग अलग नजरिए से। एक मंत्री कह रहा है कि नहीं ये सरासर गलत है, दूसरा कह रहा है नहीं उन्हें पूरा हक है। एक कह रहा है कि कानून में उनको ये हक है, दूसरा ये कह रहा है कि मेरिट पर ये गलत है। लेकिन ये दोनों चीजें अलग नहीं। एक सुर में सरकार क्यों नहीं कह देती, या तो गलत है या सही है। कि आप लोग सवाल अलग पूछते हैं ना किसी से, तो वो जवाब कुछ देते हैं, सवाल आप दिखाते नहीं, दोनों के जवाब दिखा देते हैं। साहब, इसमें भी राजनीति हावी हो जाती है। वैसे भी लोकसभा चुनाव का तो शंखनाद हो चुका है। ऐसा है कि ये तो मेरे नजदीक ये बात जो इस वक्त कही गई है इसका पूरा राजनीतिक वो है। उसकी वजह यह है कि वो मुद्दे जो अल्पसंख्यक विकास से जुड़े हुए हैं उनकी अनदेखी करने के लिए एक ऐसे राज्य में जहां एक शक्तिशाली महिला जो है वो राज कर रही है, उसी का एक आदमी जो है बनाया हुआ, मनोनीत किया हुआ, सारे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक ऐसे नॉन इशू को इशू बनाने, यानी कि हक साहब जो कि अध्यक्ष हैं यूपी मदरसा बोर्ड के, वो मायावती के इशारों पर नाच रहे हैं। उन्हें ये नहीं, मैं मायावती का वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं ये हो रहा है। मुसलमान गरीब रहे, पिछड़ा रहे, दबा रहे, ये राजनीतिक पार्टियों को सूट करता है क्या? आपको बस एक ये शेर सुना सकता हूं कि सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का, ऐसा खपते मजहब क्या। जो शायर ने ये शेर कहा, या सेगाना चंगेजी, उसको मौलवी हजरात ने गधे पे बिठा दिया था तो ये अभी भी वही जंग चल रही है साहब। ये मजहब की सियासी दुकानदारी है, खालिस दुकानदारी। ये तो जो है राजनीतिकरण जो है, सियासत ज्यादा जो है वो करने की लोग कुछ कोशिश करते हैं। ये कोई मसला नहीं है। और आप भी जो है बात को जो है मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाते हैं। आपका जोर इस पर नहीं है कि लड़कियां जो है वो शिक्षा प्राप्त करें, पढ़ें। मेरा जोर उसी पर है, मेरा जोर उसी पर है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हिजाब में हो, मैं यहां पर दिक्कत कर देता हूं कि हिजाब में क्यों हो, खुलकर क्यों ना पढ़ेंगे। आप साथ बैठाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं, पढ़ाने में कम दे रहे हैं। हम जो है पढ़ाने के हक में ज्यादा है। मैं आपसे एक बात संदीप जी और कहूंगा, मुझे एक उत्तर प्रदेश का वो मदरसा बता दीजिए यूपी बोर्ड के तहत जिसके अंदर को एजुकेशन आज की तारीख तक रही, क्यों नहीं हो रही है। मैं ये पलट कर आपसे सवाल करूं, मुझे होनी चाहिए कि नहीं, पहले मुझे होनी चाहिए कि नहीं, पहले तो फिर मैं ये मानूं कि प्राइमरी मुस्लिम लड़कियां प्राइमरी तक पढ़ रही हैं, उसके बाद नहीं पढ़ रही हैं, उनके पास। फिर संदीप जी, मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, क्या मैं कुछ राजनीतिक जो है हमारा आपका राजनीतिक शोषण करने के लिए वो चीजें जिनका वजूद नहीं है उनको क्या मैं नहीं, अपॉर्चुनिटीज क्या है फिर। एक उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम लड़की के लिए प्राइमरी तक तो आपने बता दिया पढ़ने की इजाजत है, कहता उसके बाद कहां जाए पढ़ने। जी देखिए, आप एक बात ही समझने की कोशिश करें, यहां भी वो बच्चे हैं जो सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। ये चॉइस की बात है हमारी, हर डेमोक्रेसी में, हर जमहूरियत में। ये बात मानेंगे कि इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास चॉइस ही नहीं है। नहीं, चॉइस है कि नहीं, चॉइस देनी है। अब ये चॉइस से चॉइस नहीं है उनके पास। पूछिए आप और मैं यहां बैठकर एयर कंडीशन स्टूडियो में चॉइसेस की बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के किसी गांव में लड़की को कितनी चॉइस है, कहां तालीम हासिल करे। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप कड़वी सच्चाई पर ही अपने आप को रखेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। सच्चर कमेटी ने पहली दफा ये कहा है कि ये सच्चाई है। अब उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर 90 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे देश में पैसा दिया जा रहा है, नए स्कूल बनेंगे, नए ITI बनेंगे। लेकिन तब भी गरीब हो या अमीर हो, ये चॉइस तो होनी चाहिए कि हम कैसे मदरसे में, कैसे इदारे में, कैसे स्कूलों के। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि एक गांव के अंदर बैठा हुआ जहां जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है वो क्या करेगा। बिल्कुल सही बात आपने उठाई कि जो एक शख्स बिल्कुल गांव में बैठा हुआ है जहां के ऊपर उसको कुछ नहीं है, उसके सामने वहां के ऊपर झोपड़ियां हैं, एक छोटा सा मदरसा है, एक छोटा सा स्कूल है, कोई चॉइस नहीं। कॉन्वेंट एजुकेशन की बात तो शहरों के अंदर हो सकती है,
गांव और देहातों में नहीं हो सकती है। तो गांव और देहात में अगर इस तरह का फरमान जारी करता है यूपी मदरसा बोर्ड, कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं दे रहा है, क्या ये बात मानेंगे आप? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि इस तरीके का फरमान यूपी मदरसा बोर्ड ने उठाया, ये बेकार की बहस है, मैं उसको कंडम करता हूं पूरी तरीके से। मगर तालीम जरूरी है, चाहे हिजाब में रह के करे चाहे बगैर हिजाब करे, तालीम जरूरी है, इस बात पर कम से कम यहां पर एक आम राय बन गई है। लेकिन इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये धर्म के नाम पर, और मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू धर्म की भी मैं बात करूंगा, प्रमोद मुतालिक जैसे सरफरों की भी बात करूंगा जो श्रीराम सेना के कार्यकर्ता बनने का दावा करते हैं, हालांकि वो खालिस गुंडे हैं। वो भी धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? और मुद्दा में अब हम बात करेंगे मजहब के बेजा इस्तेमाल की। किस तरह से तालिबान बनने का खतरा भी पैदा हो रहा है क्या? अगर मैं ये कहता हूं कि खतरा हो रहा है, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं जावेद साहब? नहीं, आप देखिए, तालिबान और जिसको आप तालिबानाइजेशन कहते हैं, हम पिछले जमाने में उसको जहालत के नाम से जानते थे। इस पे अकबर इलाहाबादी का एक नजरिया है। अकबर इलाहाबादी ह्यूमरस पोइम बहुत सी लिखी है उन्होंने एक बात ये भी कही, और ये बच्चियां पसंद करेंगी इसको, कि बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। हमारी अक्ल पर भी पर्दा पड़ रहा है क्या? मैं सिर्फ इस्लाम की यहां बात नहीं कर रहा हूं अब्बासी साहब, अगर हम प्रमोद मुतालिक जैसे गुंडों की भी बात करें, ये धर्म का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? देखिए, धर्म के नाम पर किसी तरह का शोषण और किसी तरह से लोगों को वंचित करना और सांप्रदायिकता फैलाना जो है वो कोई करे, उसके खिलाफ हमें रहना चाहिए। और मेरा धर्म, मेरी आस्था और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपको अपने क्या मैं कंसों और रावणों से और मुझे अपने यजीदों से लड़ना चाहिए। क्या लड़ाई हो पाती है? बिल्कुल लड़ रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ रहे होते, आप एक बात समझिए, ये मुल्क अगर बाकी है इस दुनिया में, और उसकी जो इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे नमा हमारा, तो उसकी वजह यह है कि हम इस देश के अंदर उस परंपरा को मानते हैं जो महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कर्मयोगी कृष्ण से इबारत है, और जिसके नुमाइंदे जो हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जिसके नुमाइंदे हमारे जमाने के अंदर महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम। ये बातें बहुत अच्छी हैं, तालियां भी यहां पर बजाई जा रही हैं, लेकिन क्या एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि धर्म का नाम लेकर, वो इस्लाम हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म का नाम लेकर या धर्म की मैं कहूं आड़ लेकर बहुतेरे लोग हैं जो खालिस गुंडागर्दी करते हैं, और एक बहुत बड़े तबके का समर्थन भी उन्हें मिलता है। क्या ये सच्चाई? धर्म का जो है इस्तेमाल जो है बहुत लोग करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे, क्योंकि लोगों का स्वार्थ जो है और मफाद जो है वो हासिल करने का, प्राप्त करने का अलग अलग तरीका होता है। तो जिसको जो रास्ता आसान और नजदीक का लगता है उससे वो जो है चल पड़ता है। इसमें एक और पहलू ये भी है क्या नाइश, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये धर्म का जो बेजा इस्तेमाल होता है, गाज सबसे ज्यादा औरतों पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर पड़ती है, चाहे वो हिंदू धर्म के कट्टरपंथी गुंडे हों या वो इस्लामिक धर्म के कट्टरपंथी और गुंडे। हाँ, ये आप सही बात कह रहे हैं कि जो चाहे वो हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों, पर उसका असर सबसे ज्यादा औरतों लड़कियों पे होता है। मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। जब मैंने गरीब बस्तियों में मुसलमान इलाकों में काम करना शुरू किया, मेरे ऊपर मौलानाओं ने बाकायदा अटैक किया और मुझे गालियां दी। अभी 2-3 रोज पहले भी बेइंतहा गालियां उन मौलानाओं ने दी है जो अल्लाह को मानने वाले सो कॉल्ड हैं, और उनको ये नहीं लगता कि अगर वो अल्लाह को मान रहे हैं तो वो किसी औरत को, किसी को के साथ बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर गालियां नहीं दे सकते। मुझे ये भी लगता है कि कुछ हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो कमल छाप राम बेच रहे हैं और कुछ मुल्ला जो है वो मुल्ला छाप इस्लाम बेच रहे हैं। बल्कि ये एक बहुत ब्रॉड चीज है, इसको देखने समझने की जरूरत है और कहीं ना कहीं औरतों की भागीदारी की जरूरत है। आप कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। कोई एक धार्मिक इदारा बनाता है, मजहबी इदारा बनाता है और वो ये समझ लेता है वो मालिक हो गया, वो तय करेगा कि समाज में लोग क्या करें क्या ना करें। औरतें इस दुनिया की आधी आबादी हैं, हमारा हक है कि हम जाने, हमारे राय में बात सोचना भूल जाते हैं क्या सलमान साहब? मैं समझता हूं ये बात अब पुरानी हो चुकी है।
बराबरी का एक तसव्वुर इस्लाम में भी है, मैं मानता हूं हिंदू धर्म में भी है, और बहरहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आईन और हमारे निजाम में है, इसमें दो राय नहीं है, और इसीलिए इक्वालिटी की बात है। लेकिन आप ये कोशिश करना चाहें कि हर मर्द औरत की तरह हो जाए और हर औरत मर्द की तरह हो जाए, ये तो मुमकिन लेकिन है। कानून की जो कड़ाई की भी बात करूं मैं, थोड़ा सा हटकर, लेकिन इसी से जुड़ा ही एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक प्रमोद मुतालिक जैसा श्रीराम सेना का अपने आप को अध्यक्ष बताता है, जेल में जाना पड़ता है, जमानत मिल जाती है क्योंकि लड़कियों को मारा पीटा, बालों से उन्हें घसीटा, सड़कों पर उन्हें गिरा दिया, बाहर निकलता है और फिर कहता है 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होगा, जो लड़के लड़कियां साथ ऐसे गेट पर घूमते मिले, आसपास बैठे मिले, वहीं शादी करा दूंगा। क्या हम ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडों को टॉलरेट करते हैं एक सभ्य समाज के तौर पर? अब पता नहीं कि उनकी अपनी शादी ऐसे ही हुई थी कि वो समझते नहीं, ऐसा खुलकर वो बोल कैसे जाते हैं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं उनके बारे में इतना कम जानता हूं कि हो सकता है, मुमकिन है कभी शादी हुई नहीं और इसी की शिकायत उनको है कि वो जगह जगह ये करते हैं। बहरहाल, लेकिन अगर कानून में कहीं कमजोरी है, सिस्टम्स में कमजोरियां होती हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर मैजिस्ट्रेट जिसने ये बेल दी है, वो मैजिस्ट्रेट अगर एक लेडी होती, अगर एक महिला होती, तो शायद वो ये बेल इतनी आसानी से ना मिलती। और इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि सिस्टम में जेंडर जस्टिस हो, इस सिस्टम में हर जगह। लेकिन ये कैसा सिस्टम है, मैं जावेद साहब आपसे जानना चाहूंगा। एक आदमी जेल जाता है, जमानत मिलती है, फिर आकर कहता है मैं करूंगा, और कर लो, मेरा क्या कर सकते हो? ये आप मंगलोर वाले की बात? बिल्कुल। देखिए, उसने अगर अल्लामा इकबाल को पढ़ा होता तो बहुत शर्मिंदा होता वो अपने आप से, क्योंकि ये श्री राम सेने, साउथ में तो यही सेने ही प्रोनाउंस करते हैं उसको, श्री राम सेना कहते हैं नॉर्थ वाले। तो ये क्या चीज है, क्यों बनाई गई, इस तोड़ फोड़ के लिए बनाई गई। लेकिन अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। और वो जाहिल लोग जो हैं कर्नाटका में, जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं तो इकबाल को पढ़ा देना चाहिए, ताकि उनके कुछ अकल में कोई बात आए और वो उनको कुछ दूर की रोशनी। चाह रहा हूं नुमानी साहब, कानून का क्या कोई खौफ नहीं है? क्या सभ्य समाज का कोई डर नहीं है कि इस तरह के लोग, वो प्रमोद मुतालिक हों, वो ऑपरेशन मजनू चलाने वाले मेरठ में चला था, वो चाहे मुंबई में तोड़फोड़ करने वाले हों, कानून का क्या कोई खौफ नहीं रह गया है? या बतौर समाज हम भी 2 दिन बोलते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं और ऐसे लोगों को फ्री रन दे देते हैं? ये पूरा खेल जो है वो सियासी लोगों का है। वो प्रमोद मुतालिक जो है, जो कुछ कर रहे हैं, उनको वेग से जो है समर्थन मिल रहा है कि बेटा तुम ये करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक ये झगड़ा चलते रहेगा, झगड़ा चलेगा और लड़ाई होगी, बात बढ़ेगी, तो जो है वोटों का जो है सिलसिला रहेगा, कुछ हमें कहने का मौका मिलेगा, कुछ आपका प्रोग्राम चलेगा, तो ये जो है वो आगे पीछे वाले जो है ये सब कराते रहिए। सियासत है और कानून में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं कानून बनाने के लिए, उनमें भी बड़ी तादाद जो गोंडों की है, जो फासिस्ट एलिमेंट गोंडा जो बाहर है, उन्हीं के कबीले के लोग अंदर घुसे हुए हैं, इसलिए जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए पूरे समाज को बगैर किसी भेदभाव के, मजहब के खड़ा होना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ, और उनको जो किनारे करना पड़ेगा। जी, और यहाँ पर जो आम लोग हैं वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप सवाल पूछना चाह रही थी? जी, आपने कहा है कि मदरसे लड़कियों के लिए अलग हैं और लड़कों के लिए अलग होंगे। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों ना एक कोएड भी मदरसा बन जाए, ताकि जिसको जिसमें पढ़ना हो वो उसके अंदर पढ़ सके? चॉइस की जो बात हो रही थी सलमान साहब, आप चॉइस क्यों ना दे दीजिए? जहां तक ये प्रश्न है, बहुत जगह ऐसी हैं, जैसे हम लोग जब हज पर जाते हैं तो वहां मर्द और औरतें साथ ही हज करती हैं, लेकिन बिल्कुल एक साथ मिलकर नहीं बैठ जाते। वो एहतियात करते हैं कि हम लोग कहाँ रहे, तुम कहाँ रहो, लेकिन पर्दे नहीं होते, दीवारें नहीं होती। लेकिन मस्जिद में सिर्फ मर्द जाते हैं हिंदुस्तान में। अब तहरीक इसकी भी चली है कि मस्जिदों में भी हम औरतों को ले जाएं, अलग बैठे वो, लेकिन मस्जिदों में जाएं। अभी तक जो हमारी तहजीब है वो ये है कि इमाम जो होता है वो एक मर्द होता है, औरत नहीं होती। तो जो मदरसों में तैयारी की जाती है वो किस मकसद से की जाती है, किस लक्ष्य से की जाती है, उसको सामने रखकर। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ये जहां तक सोचा जा सकता है, क्यों नहीं, जहां तक हिजाब का लिहाज करना है
उससे आप हट नहीं सकते। उसको सामने रखकर आखिर औरतें आज डॉक्टर्स बन रही हैं कि नहीं बन रही, टीचर्स बन रही हैं कि नहीं बन रही, इंजीनियर्स बन रही हैं कि नहीं बन रही, सब बन सकती हैं, डॉक्टर्स बन सकती हैं, लेकिन हिजाब क्या होगा, कैसे होगा, वो बुजुर्ग। आपने जो चॉइस वाली बात की कि कॉन्वेंट स्कूल में भी लड़कियां आज पढ़ती है, तो चॉइस है। आज मैं भी कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। पूरा पेरेंट्स के ऊपर जाता है। पेरेंट्स अगर उनको लगता है कि बच्चा जो है कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, सिर्फ लड़कियों के स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो सेफ है। वो पेरेंट्स की भी थिंकिंग होती है। आज भी मैं भी सिर्फ वुमेन पॉलिटेक्निक में पढ़ रही हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये सोच है कि मतलब मुझे को एजुकेशन नहीं चाहिए। ये है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आई एम सेफ ओवर देयर, और मेरा मतलब जैसे लड़कियों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा। तो ऐसा ये भी है कि पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियों का ज्यादा इंटरेक्शन लड़कों से ज्यादा लड़कियों से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा पेरेंट्स का थिंकिंग है। ये एक सोच भी, एक सामाजिक सोच भी बन जाती है कि जावेद, बहुत अहम सवाल यहां पर उठा रहे हैं। इस तरह के लोग अगर ये फरमान जारी होते हैं तो क्या आप एक बड़े तबके को एक संदेश भी दे रहे हैं कि देखिए ये तो गलत है और हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है, वो उसको गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसने जो बच्ची ने बात कही है बहुत काबिले गौर है, इसलिए कि हमारा ध्यान फौरन जाता है। जो हम बसें जो हैं यूनिवर्सिटी स्पेशल होती है, लेडीज स्पेशल होती है, लेडीज कंपार्टमेंट्स होते हैं, रेलवेज में हमारे यहाँ कब सदियों से चले आ रहे हैं, क्यों होते हैं, उसकी एक सोशियोलॉजी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको एक्सेप्ट करना और उसका आदर करना बहुत जरूरी है। ये कह देना कि नहीं सब मेल, सारे जो डिब्बे हैं सब जनरल होंगे, आज से कोई महिला का कंपार्टमेंट नहीं होगा, आज से कोई इस तरह की जो चीज है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जैसे समाज में जिसको अभी सदियों लगेंगी सुधरने में, हम बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी लोग हैं निस्बतन। वैसे तो आप मुकाबले ही नहीं कीजिए, लेकिन उनके यहाँ भी कुछ आदर सम्मान। आप देख रहे हैं मुद्दा अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं। बात कर रहे हैं मजहब की, धर्म की। क्या धर्म की आड़ में कट्टरपंथ को भी बढ़ावा मिल रहा है? क्या हमारी जो मानसिकता है, जो सोच है, वो संकीर्ण भी होती जा रही है? ऐसे में नए भारत की नई तस्वीर कैसी हो, इस पर खास तवज्जो होगी। लेकिन कुछ सवाल भी यहां पर लोग पूछना चाह रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि मदरसे में ये पर्दा लागू कर दिया गया है, उस तरीके से अगर इन फ्यूचर लड़की बाहर जॉब करती है तो उसमें हमेशा ये एक हिचकिचाहट रहेगी कि वो लड़कों से बात नहीं कर पाएगी। इस तरीके से तो वो हमेशा ही पीछे रह जाएगी ना। नोमानी साहब, आप बताना चाहेंगे? पहले नोमानी साहब बताओ। देखिए, मजहब का मामला जो है, मैंने वहां शिक्षा प्राप्त की है जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जहां तक पढ़ाई होती है आखिरी तक, वो मैंने पढ़ाई की दारुल देवबंद में जी। मैं बहुत चीजों को जो इस तरह देखता हूं, और अख्तरुल वासे साहब से भी मेरी बातचीत होती रहती है, ये जो संकीर्णता जो आप देखते हैं वो मजहब में नहीं है। ये हमने आपने जो कर्मकांड और जो पुरुष प्रधान में जो है लड़कियों को, औरतों को दबाने का जो एक पुराना खेल है, वो उसी का हिस्सा है। एक रेनेसां की भी जरूरत है क्या? तो मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूं, अभी सिर्फ हर सिविलाइजेशन में, हर सभ्यता में एक जागृति और रेनेसांस की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, और वो हमारे यहाँ भी हो रहा है। और ये इस्लाम में तो शुरू से ये कहा गया है, इज्तिहाद तो इस्लाम में हमेशा रहा है कि आप और इसको कितना समझ सकते हैं, कितना इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें अपना जहन जरूर सर्व करें। ये तो हमेशा कहा गया है, लेकिन हर जगह ये हो रहा है। मैं जिस सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा हूं दिल्ली में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज कोएड होता था। मेरे जमाने में फिर वो बॉयज कॉलेज हो गया, मेरे बाद फिर वो कोएड कॉलेज हो गया। मैं महरूम रह गया कोएड कॉलेज से। लेकिन भाई ये हमारी सोच है। उस वक्त लोगों ने ये समझा कि ये बेहतर है, वो किया, फिर समझा ये बेहतर है, वो किया। अब ये समझ लेते हैं। देखिए ना, सानिया मिर्जा है, वो पेस भूपति के साथ इतना खेल रही हैं, तो ऐसे और लड़कियों का भी तो मन करता होगा कि हम भी ऐसे आगे जाके बढ़ेंगे। तो फिर अगर वो ऐसे बिना लड़कों के अलावा अलग पढ़ेंगी, कोएड में नहीं पढ़ेंगी, तो फिर वो उनके साथ हैंडल कैसे कर पाएंगी? ऐसा है, सिर्फ ये बात बेटा सिर्फ एक बात बता दो, वो बच्ची जो माटरडी में पढ़ के आ रही है और जो बच्ची के LSR में पढ़ रही है, तुम क्या ये समझ रही हो कि वो जीवन के अंदर जो है वो अपनी जगह नहीं बना रही है? माफ करना, लड़कों के साथ लड़की का व्यवहार जो है वो बचपन से होता है, उससे हम बच नहीं सकते, उससे हम रोक नहीं रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि वो ग्रेस, वो गर्व, वो गौरव जो है, जो क्या मैं हर रिश्ते के बीच में होना चाहिए। जी यासूब साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। ऐसे में वही जो बात जिससे मैं खत्म करना चाहूंगा ये चर्चा, नए भारत की नई तस्वीर का खाका तैयार अगर हम करें तो क्या खास बात पर ध्यान देना होगा आपके विचार से? मेरे ख्याल से अगर से नए भारत की नई तस्वीर
का खाका तैयार किया जाए तो औरत को सबसे पहले शिक्षित बनाना पड़ेगा और औरत को सबसे पहले तालीम की जरूरत है। मगर इसके लिए मैं एक चीज है, बहुत तल्ख हकीकत है ये, क्योंकि इस वक्त कई मेहमान मेरे साथ हैं आपके माध्यम से, कि इस वक्त एक रोक लगना चाहिए है कि ये जो कंट्रोवर्सीज डेवलप होती है, जो फतवे दे दिए जाते हैं, फरमान जारी हो जाते हैं कि एक साहब निकले उन्होंने एक फतवा दे दिया, दूसरे साहब निकले उसने दूसरा फतवा दे दिया, और उससे लेके असल मुद्दा जो है, असल चीज जो है वो पीछे चली जाती है और दूसरी चीज आगे आ जाती है। लिहाजा क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोग इस चीज को सुन रहे हैं, मैं मुस्लिम उलमा से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी डेवलप होने से पहले इन फतवों पर रोक लगे। ये जो रोज रोज नए नए फतवे आ रहे हैं, डबल बेड पर फतवा आ गया, टीवी पर फतवा आ गया, हिजाब पर फतवा आ गया, यानी कि आप ये कह रहे हैं फतवा रोको